नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र की सियासत की आज चर्चा करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय एमएलसी चुनाव से लेकर बीएमसी चुनाव तक तमाम बातों का यहाँ पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सत्ता को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, और खास तौर से उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि पार्टी उनके हाथों से लगातार निकलती ही चली जा रही है, और एकनाथ शिंदे लगातार पार्टी के अलग अलग नेताओं को अपने पक्ष में बनाने में सफल होते चले जा रहे हैं, और ऐसे में उनके लिए ये जो परेशानी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनाव और खास तौर से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कपिल। उनसे समझेंगे कि दरअसल इन तमाम मुद्दों पर उनकी क्या राय है और आने वाले समय में किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव आ सकते हैं और उसका कितना ज्यादा असर उद्धव ठाकरे की राजनीतिक सफर पर या फिर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर पड़ता नजर आएगा। पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि अभी जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भले ही सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये तय है कि पार्टी के जो विधायक हैं, खासतौर से अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं देवेंद्र फडणवीस के रवैयों से। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि एकनाथ शिंदे की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बिना गठबंधन के वो सरकार आगे नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ही जल्द होगा, लेकिन कब होगा इसके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं और सत्र दर सत्र जो है वो वक्त निकलता जा रहा है। उन्हें जिस तरीके से ये भी सुनने को मिला था कि सूट बूट तो सिलवा लिए गए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण अगर समारोह की बात करी जाए तो वो नहीं हो पाया। इसको लेकर बीते वक्त की अगर बात करी जाए तो तमाम विधायक खासे नाराज रहे थे। सुरक्षा को लेकर भी हमने देखा और ऐसे तमाम लगातार मुद्दे आ रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि सीमा विवाद हुआ था, वहां पर एक जो अध्यादेश था वो कहीं ना कहीं पारित करना चाहते थे एकनाथ शिंदे और फडणवीस जो है उनके समर्थन में नहीं थे। तो इस तरह की एक नहीं बल्कि तमाम चीजें हमें देखने को मिली हैं जहां पर दोनों के बीच में तकरार जो है वो आई है, लेकिन ये ज्यादा नहीं बड़ी हो पा रही है। जो मुद्दे हैं वो लगता है मुझे काफी छोटे हैं और ये भी देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार ना गिरे, इसीलिए तमाम तरीकों को यूज करने के बाद साम दाम दंड भेद रोक लिया जाता है। विधायकों को, जो बागी विधायक उद्धव गुट को छोड़कर आए थे, कहीं ना कहीं उन्हें रोकने में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब हो रही है, लेकिन कितना कामयाब हो पाएगी ये बड़ा सवाल उठता है। सर्वे आता है, सर्वे में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव अगर अभी होते हैं तो फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जीत हासिल हो सकती है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का रोल क्या रह जाता है, और अगर अयोग्यता की बात करी जाए तो 16 विधायकों को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है। अगर उन पर तलवार गिरती है तो इस सरकार का गिरना लगभग तय हो जाएगा। 39 विधायकों पर अलग मामला चल रहा है। तो शिंदे की अगर बात करी जाए तो तमाम मुश्किलों में फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन बस उन्हें बड़ी राहत यह है कि कोर्ट लगातार सुनवाई जो है वो करता आ रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं दे रहा है। और ऐसे में अगर एक बड़ा फैसला आता है तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी जा सकती है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से शायद अलग थलग किया जा सकता है। लगातार जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जिन को जो है मुख्यमंत्री पद में सौंपा गया था, बीजेपी ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया था। हालांकि उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर सकती है। अभी की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को पीछे करके एकनाथ शिंदे को आगे रखकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, या फिर देवेंद्र फडणवीस ही आगे नजर आएंगे? ये एक बड़ा कश्मकश है इस वक्त जो है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन समझना ये है कि अगर इस तरीके से लगातार जो है देवेंद्र फडणवीस को नजरअंदाज किया जाता रहा तो क्या वो पार्टी से बगावत कर जाएंगे? हालांकि इस तरीके की संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन अगर ये सवाल लूं कि इस समय जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, लगातार प्रदेश के कामकाज को संभाल रहे हैं, ऐसे में क्या अब जो चुनाव होंगे, आने वाले जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद
क्या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे को ही आगे किया जाएगा, या फिर ये सारी चीजें इस बात पर तय होगी कि एकनाथ शिंदे के जो तमाम विधायक के बागी वो जीत करके कितने आते हैं, तभी जाकर के तय करना ज्यादा आसान रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बना। इस सवाल को कैसे देखें? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की अगर बात करी जाए तो लगातार उनके सामने कई चुनौतियां हैं। जिस तरीके से विधायकों पर हमने चर्चा करी कि उन विधायकों पर क्या फैसला आएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बीएमसी चुनाव की बात करी जाए तो वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पर काफी दबाव है। जब मोदी की रैली होती है तब ये कहा जाता है कि शिंदे गुट के जो विधायक है उन्हें लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जुटानी है, तो तमाम जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं। अब ये जिम्मेदारियां क्या एक जिम्मेदारी के तौर पर ही दी जा रही है या फिर एक चैलेंज है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परखना चाहती है एकनाथ शिंदे को लेकर। और दूसरा सवाल आपका फडणवीस को लेकर था, अगर उसको देखा जाए तो फडणवीस का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी पुराना है और शिंदे जो है वो अभी अभी आए हैं। यानी कि अगर बात करी जाए मोदी शाह की, जो उनका थिंक टैंक काम करता है, तो इसके बारे में फडणवीस को पहले ही बता दिया गया होगा कि आपका रोल या फिर आपको डिप्टी सीएम कितने साल तक बने रहना है। मोदी की अगर माने, पीएम मोदी की माने, तो इस तरीके की भी खबरें सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 2024 तक का मूड नहीं है कि उनको सीएम पद के तौर पर हटाया जाए। अगर कोई संवैधानिक तलवार चलती है तो बात अलग है, लेकिन पार्टी की अगर बात करी जाए तो उन्हें इस पद से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अगर पद से हटाया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर काफी नुकसान होगा और बीजेपी जो है वो नहीं चाहेगी कि सरकार जो है वो वक्त से पहले गिर जाए, उद्धव ठाकरे को किसी भी तरीके का फायदा हो, क्योंकि दोनों का गठबंधन हुआ करता था और ये गठबंधन जब से टूटा है तो उसके बाद से लगातार दोनों के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिलहाल फडणवीस भी कहीं ना कहीं भाजपा के ही भरोसे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिलासा दिया गया है और ऐसा भी हो सकता है कि जब अगला विधानसभा चुनाव आए तब जरूर ये कहा जाए कि अब शिंदे आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फडणवीस को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और ऐसे केस में देखना होगा कि तमाम राजनीतिक और अगर वैधानिक बाधाओं को पार करने के बाद जब शिंदे आगे बढ़ेंगे तो क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर छोड़कर कुछ और जाने का फैसला करेंगे। लेकिन फडणवीस मुझे नहीं लगता कि पार्टी को छोड़ेंगे और कहीं भी जाएंगे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस उन नेताओं में हैं जो लगातार 80-90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे में एक चेहरा जोड़े, दरअसल राज ठाकरे की भी चर्चा करें। राज ठाकरे लगातार आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में उनके पास सीटों के लिहाज से उतनी ज्यादा मजबूती नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की सियासत का और जनता उनके साथ जरूर नजर आती है। वोटों के टाइम पर भले ही उनके साथ जनता खड़ी नजर नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो उनकी बातों को सुनती जरूर है और चुनाव में आप कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा फैक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस समय इस पूरी चर्चा को लेकर हम आप तक यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे बातें कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में क्या सारे बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।